आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स फॉर क्लास 11th एंड द चैप्टर्स नेम इज द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड बाय अमिताभ घोष। सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि ये चैप्टर में किस चीज़ के बारे में हमें बताया गया है। अ डाइंग मैन, एन एक्सपेट्रिएट फ्रॉम कश्मीर, आस्क्स द ऑथर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर ही इज़ गॉन। तो एक आदमी होता है जो बिल्कुल मरने के वर्ज पे होता है, वो होता है एक्सपेट्रिएट, मतलब एक ऐसा आदमी जो कश्मीर में नहीं रहता। वैसे वो कश्मीर का था बट उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। आस्क्स द ऑथर, मतलब वो ऑथर को बोलता है कि आप मेरे बारे में कुछ लिखिए, जब वो मर जाएगा तो वो चाहता है कि उसकी कुछ मेमोरीज रह जाए। तो जो ये फॉलोइंग पीस है वो अमिताभ घोष ने उनके लिए लिखा था, अपने प्रॉमिस रखने के लिए। तो अब हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं। द फर्स्ट टाइम दैट Agha Shahid Ali spoke to me about his approaching death was on 25th April 2001. So 25th April 2001 को आगा शाहिद अली ने अपने अप्रोचिंग डेथ के बारे में, मतलब जो उनकी डेथ, मतलब उनकी मौत आ ही रही थी, बस उनको पता था कि उनकी बहुत जल्द मौत हो जाएगी। तो अप्रोचिंग डेथ के बारे में उन्होंने कब बताया था? 25th अप्रैल को ऑथर को बताया था ये सब। द कॉन्वर्सेशन बिगैन रूटीनली। तो उनकी कॉन्वर्सेशन जो होती थी, उनकी बातचीत होती थी, वो रूटीनली होती रहती थी, मतलब रोज़ रोज़ होती थी। I had telephoned to remind him that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick him up. तो उन्होंने टेलीफोन किया था उनको याद दिलाने के लिए कि उनको किसी फ्रेंड के घर पे जाना है लंच करने के लिए। उन लोगों को इनवाइट किया गया था और फिर वो उनके अपार्टमेंट आने वाला था उनको पिक करने के लिए कि वो साथ साथ उनके लंच पे जा पाए। ऑल्दो ही हैड बिन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर सम 14 months। तो जो डाइंग मैन थे जिनकी बात हो रही है, आगा शाहिद अली, वो ट्रीटमेंट चल रहा था उनका कैंसर का काफ़ी टाइम से। 14 months हो गए थे उस चीज़ को। तो शाहिद was स्टिल ऑन his feet एंड परफेक्टली lucid एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल lapses ऑफ मेमोरी। मतलब उनकी इतनी ट्रीटमेंट्स के बाद भी वो अपने पैरों पे खड़े हो पाते थे और वो जो भी कुछ बोलते थे वो सब बहुत ही क्लियरली समझ आ जाता था सबको, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी और उसके वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है लोगों के अंदर, वो बोल नहीं पाते। बट उनको ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी होता था कि वो कभी कभी चीज़ें कुछ कुछ भूल जाते थे। ओकेजनल मतलब होता है जो कभी कभार होना। तो ऐसा ऐसा होता था, बट देन वो परफेक्टली अपने फीट पे खड़े हो पाते थे और उनको जो बात बोलते थे वो सबको समझ आ जाती थी बहुत आराम से। आई हर्ड हिम थम्बिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक एंड देन सडनली ही सेड। तो जो ऑथर है वो देखते हैं कि आगा शाहिद अली क्या कर रहे होते हैं, अपने एंगेजमेंट बुक से ऐसे उसके पेजेस पलट रहे होते हैं, तो उनको उसकी आवाज़ आती है। एंगेजमेंट बुक क्या होता है कि वो एवरीडे उनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं कि आज मुझे इनसे मिलना है, उनसे मिलना है। तो ये सब चीज़ें वो उस बुक में लिखते थे, बट जब वो देख रहे थे कि आज उनको किससे मिलना है, तो वो देखते हैं कि आगे ही सेज, ओ डियर आई कैनॉट सी अ थिंग। देयर वॉज अ ब्रीफ पॉज एंड देन ही एडेड, आई होप दिस डजंट मीन दैट आई एम डाइंग। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और फिर वो बोलते हैं, एक पॉज लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ सा छोटा सा पॉज लेते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि मैं मरने नहीं वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं होता उसमें कुछ, उनकी जो एंगेजमेंट बुक होती है, तो वो सोचते हैं कि शायद कहीं मैं मरने तो नहीं वाला। पर वो बोलते हैं कि हाँ, इवन तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट आई जस्ट होप कि वो उनका वक्त नहीं आया हो अभी तक। Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks, I had never before heard him touch on the subject of death. तो शाहिद और जो ऑथर है वो काफ़ी टाइम से अपने कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे, काफ़ी वीक्स तक बहुत बात करी इन लोगों ने इस टॉपिक पे, बट देन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने डेथ वाला सब्जेक्ट कभी उठाया हो। आई डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो ऑथर ने जब ये सुना, तो जब उन्होंने ऊपर बोला कि आई होप दिस डज नॉट मीन दैट आई एम डाइंग, तो जब ऑथर ने ये सुना तो उनको समझ नहीं आया कि वो इस बात को कैसे रिएक्ट करे, कैसे रिस्पॉन्ड करे। हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ऑड्स विद द कंटेंट ऑफ वॉट ही हैड जस्ट सेड। तो जब शाहिद ने बोला था कि आई होप दिस डज नॉट मीन दैट आई एम डाइंग, उन्होंने बोला तो ये ऐसे बहुत ही गंभीर बात बोली थी, बट एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी कंटेंट अबाउट इट। वो संतुष्ट थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मजाक मजाक में ऐसे कुछ बोल रहे हैं। जॉक्युलैरिटी मतलब मजाक करना। आई मम्बल्ड समथिंग इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस का मतलब क्या होता है? नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, कि मतलब अगर कुछ बोलोगे तो सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। तो वो बोलते क्या है, नो शाहिद ऑफ कोर्स नॉट, यू विल बी फाइन। तो वो बोलते हैं, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक लग रहा होता है उनको, जो ऑथर है, तो वो उनको बस मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट।
और वो बीच में उनको, जब वो बात कर रहे थे तो बीच में उनको काट देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं. इन अ टोन ऑफ वॉइस दैट वॉज एट वंस क्विजिकल एंड डायरेक्ट ही सेड, व्हेन इट हैपन्स आई होप यूल राइट समथिंग अबाउट मी. तो उन्होंने एक ऐसी टोन में बोला जो क्विजिकल लग रहा था कि तुम्हें इसका आंसर देना पड़ेगा, और बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सा वे में उन्होंने बोला था कि उन्होंने ये कहा कि जब ये एक्चुअली होता है, कि जब मैं एक्चुअली मैं मर जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में कुछ लिखो. I was shocked into silence, and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasions. तो जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मैं इतना शॉक हो गया था कि मैं बिल्कुल चुप रह गया, और बहुत ही ज़्यादा लंबा मोमेंट ऐसे निकल गया जब तक मैं अपने आप को समझा पाता, सोच समझ पाता कि मैं आगे क्या बोलूँ. और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे ओकेजन्स पे जब कोई इंसान ऐसे कुछ बोले तो उनको किस तरह से रिप्लाई करना चाहिए. शाहिद, यूल बी फाइन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. तो वो बोलते हैं कि शाहिद, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, मतलब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो. वो ये कहना चाहते थे. फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी आई कुड सी अ कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड. तो अपने विंडो, उनके घर में जो स्टडी रूम था वहाँ के विंडो से वो देख सकते थे कि वो एक कॉर्नर से उनकी बिल्डिंग देख पा रहे हैं जहाँ पे वो रहते थे. सम 8 ब्लॉक्स अवे. तो 8 ब्लॉक्स अवे था, मतलब 8 ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं, उतनी दूर था बस. तो 8 छोटे एरियाज़ के थोड़ा सा दूर था, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं था उनका घर. इट वॉज़ जस्ट अ फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव देयर. तो कुछ महीने हुए थे कि वो उन्होंने वहाँ पे नया नया शिफ्ट किया था. ही हैड बिन लिविंग अ फ्यू माइल्स अवे इन मैनहट्टन. तो वो मैनहट्टन में रह रहे थे कुछ माइल्स अवे, मतलब थोड़ी और दूरी पे. व्हेन ही हैड अ सडन ब्लैकआउट इन February 2000. और उनको अचानक से ऐसे सडन ब्लैकआउट हो गया कि उनको कुछ याद नहीं है. February में हुआ ये 2000 के ईयर में. आफ्टर टेस्ट रिवील्ड दैट ही हैड अ malignant ब्रेन ट्यूमर, ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन. तो लोगों ने जब टेस्ट वगैरह कराए तो उन्हें पता चला कि एक ब्रेन ट्यूमर है उनके दिमाग में, मतलब ब्रेन में एक ट्यूमर है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रुकलिन शिफ्ट हो जाएंगे. मलाइनन का मतलब क्या होता है कि ईविल और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस सा ब्रेन ट्यूमर. तो उन्होंने ब्रुकलिन में शिफ्ट क्यों किया? टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर समीता, हु टीचर्स एट द प्रैट इंस्टीट्यूट अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव. तो उन्होंने शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि उनकी जो बहन है जिनका नाम था समीता, वो प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, और वो कुछ दूरी पे ही रहती थी जहाँ से ऑथर रहते थे. Shahid ignored my reassurances. He began to laugh, and it was then that I realized that he was dead serious. तो शाहिद ने, जब उन्होंने बोला कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, तो उन्होंने जिस तरह से रीअश्योर किया उन्हें कि सब ठीक हो जाएगा, तब भी जो शाहिद है वो हंसने लगते हैं. वो हंसने लगते हैं, और फिर तब उन्हें समझ आता है, औरतों को समझ आता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है. वो बिल्कुल भी हंसी मजाक में नहीं बोला उन्होंने, जो बोला वो बहुत ही सीरियसली उन्होंने ऐसा कुछ कहा था. I understood that he was entrusting me with a quite specific charge. तो उनको समझ आया कि उन्होंने बहुत ही बड़ी बात बोली उन्हें करने के लिए. उन्होंने ट्रस्ट किया उन्हें कि वो एक जो भी वो उनको बोल रहे हैं वो कर देंगे. स्पेसिफिक चार्ज मतलब कि उन्होंने एक किसी तरह से काम बोला है उन्हें, तो उन्होंने उनको ट्रस्ट किया है कि वो एक्चुअली में वो करेंगे. He wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship, but through the written words. तो शाहिद चाहते थे कि जो ऑथर है उन्हें किस तरह से याद रखे, स्पोकन रेसिटेटिव्स ऑफ मेमोरी की तरह नहीं. मतलब रेसिटेटिव्स क्या होता है कि किसी चीज़ को गाते हुए किसी को बताना, कोई नॉर्मल चीज़ जो मतलब स्पीक भी कर सकते हैं, तुम बता भी सकते हो, उसको गाने की तरह से थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना के बताना. तो उनकी जो मेमोरी है और फ्रेंडशिप है उसको इस तरह से वो नहीं चाहते थे उसको, लाइक जो ऑथर है उस तरह से याद रखे, बट थ्रू द रिटन वर्ड्स. पर वो चाहते थे कि वो उनको शब्दों की तरह याद रखे. रिटन वर्ड्स मतलब उनके बारे में अगर वो लिखेंगे तो वो हमेशा उनके साथ रहेगा, और उस तरह से उनको वो हमेशा याद रखेंगे. शाहिद न्यू ऑल टू वेल दैट फॉर दोज राइटर्स फॉर whom थिंग्स बिकेम रियल ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, देयर इज़ एन इनबिल्ट रेजिस्टेंस टू डीलिंग विद लॉस एंड bereavement. तो शाहिद को पता था कि जितने भी राइटर्स होते हैं, जो भी अच्छे लेखक होते हैं, वो सारे के सारे अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना जिसमें दे रेजिस्टेड, कि मतलब वो अपने आप को रोकते हैं ऐसी चीज़ें लिखने के बारे में जिसमें लॉस से चीज़ें डील कर रही हो, या फिर बेरेवमेंट मतलब डेथ, कि किसी इंसान को, बहुत ही क्लोज फ्रेंड को या रिलेशन को खो देना बिकॉज ऑफ डेथ. ही न्यू दैट माई इंस्टिंक्ट्स वुड हैव लेड मी टू सर्च फॉर रीजन्स टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ. तो राइटर बोलते हैं, जो हमारे ऑथर है वो बोलते हैं कि उस जो शाहिद है उन्हें पता था कि वो किसी ना किसी तरह से रीजंस ढूंढेंगे कि वो अवॉइड कर पाए उनके डेथ के बारे में लिखना. आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट अ पोएट, दैट आवर फ्रेंडशिप वॉज ऑफ रीसेंट डेट.
तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली कि मैं पोएट नहीं हूँ और जो हमारी फ्रेंडशिप है वो बिल्कुल नई नई है, दैट देर वर मैनी अदर हु न्यू हिम मच बेटर एंड ही वुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। और उन्होंने ऐसी भी चीज़ें सोची कि वो ऐसा बोले कि उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो उनको ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और वो उनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से लिख पाएंगे क्योंकि उनको वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं और उनको जानते हैं। All this Shahid had guessed, and he had decided to shut off those routes while there was still time. तो जब तक उनके पास वक्त था तब तक उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों को टरका दिया था कि नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, तुम ही लिखोगे। तो उन्होंने ऐसी रूट्स के लिए पहले से ही रास्ते बंद कर दिए थे कि वो ऑथर ऐसी चीज़ें बोल ही नहीं पाए। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला यू मस्ट राइट अबाउट मी। तो उन्होंने उनको सीधा ऑर्डर कर दिया कि आप मेरे बारे में लिखेंगे। Clear though it was that this imperative would have to be acknowledged. तो फिर उन्हें समझ आ गया ऑथर को कि अब ये तो डेफिनेटली, इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक्नॉलेज का मतलब कि उसको अनदेखा नहीं करा जा सकता, नहीं कर सकते, उनको वो डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। तो जो ऑथर है उनके ये बोलने के बाद समझ नहीं पाते कि वो क्या बोले, किस तरह से इस सिचुएशन में से निकले। वट आर द वर्ड्स इन विच वन प्रोमिसेस अ फ्रेंड दैट वन विल राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। तो वो सोचते कि ऐसे कौन से शब्द मैं यूज़ करूँ जो एक इंसान अपने दूसरे फ्रेंड को बोल सकता है, प्रॉमिस कर सकता है कि वो उसके मरने के बाद उसके बारे में ज़रूर लिखेगा। फाइनली आई सेड, तो फाइनली कुछ शब्द ढूंढते हैं और वो बोलते हैं शाहिद आई डू द बेस्ट आई कैन। तो बोलती कि अपने फ्रेंड को बोलती कि शाहिद, हाँ मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर लिखूँगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बहुत अच्छा लिखूँ। बाय द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन आई न्यू एग्जैक्टली वट आई हैड टू डू। तो कॉन्वर्सेशन जैसे ही ख़त्म हुई तो ऑथर को पता था कि अब वो उनको आगे क्या करना है, क्या कदम उठाने हैं। आई पिक्ड अप माई पेन, नोटेड दैट डेट एंड रोट डाउन एवरीथिंग आई रिमेंबर्ड ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। तो उन्होंने अपना पेन उठाया, उसके बाद उन्होंने अपनी डेट जो उस दिन की थी वो लिखी और उन्होंने जितनी भी चीज़ें उनके बारे में अभी तक कॉन्वर्सेशंस वगैरह जो भी हुआ था उन दोनों के बीच, वो सब उन्होंने याद रखी और जो भी चीज़ें उन्हें याद थी वो सब उन्होंने लिख दी। दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो उन्होंने ये सब चीज़ें हर मंथ करी, कुछ महीनों तक। इट इज़ दिस रिकॉर्ड दैट हैड मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल द प्लेज आई मेड दैट डे। तो उन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके वजह से वो आज उनका प्लेज जो है, उनकी जो प्रॉमिस ली थी उन्होंने, वो उसको फुलफ़िल कर पाएंगे। उन्होंने फाइनली इन रिकॉर्ड्स के थ्रू उनकी जो प्लेज है उसको पूरा करा। आई न्यू शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम। तो शाहिद के जो कुछ काम थे उनको वो जानते थे पहले से, ऑथर उनके वर्क को जानते थे उनको मिलने से पहले ही। दिस 1997 कलेक्शन, द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, हैड मेड अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी। तो शाहिद ने एक बुक लिखी थी, उनका एक योगदान था जिसका नाम था द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। उन्होंने लिखा था ये 1997 में, और एक कलेक्शन लिखा था पूरा। तो उसकी वजह से जो ऑथर है उनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल इम्प्रेशन पड़ा था, मतलब एक छाप छोड़ी थी कि उनको पसंद आ गए थे उनका काम। हिज वॉइस वॉज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड बिफोर। तो उनकी जो आवाज़ थी ऐसी थी जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। एट वंस लिरिकल एंड फियर्सली डिसिप्लिन्ड, एंगेज्ड एंड येट डीपली इनवर्ड। तो वो एक ही बार में लिरिकल भी था, मतलब इट साउंडेड लाइक अ सॉन्ग। फियर्सली डिसिप्लिन की मतलब बहुत ही डिसिप्लिन के साथ उन्होंने जो बातें हैं अपनी रखी, और एंगेज्ड था मतलब जो तुम सामने रीडर्स है या जो भी सुन रहा है वो अच्छे से एंगेज्ड है, वो बहुत ही बंधे हुए हैं उस स्टोरी को सुनने के लिए कि वो जो भी कहना चाह रहे हैं वो सब कुछ वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। और डीपली इनवर्ड भी था। डीपली इनवर्ड का मतलब क्या होगा कि वो बहुत ही गहरी बातें लिखते थे जो बहुत ही अच्छा लगता था सुनने में। नॉट फॉर हिम द मॉक कैजुअल ऑलमोस्ट प्रोज ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोएट्री, हिज वॉज अ वॉइस दैट वॉज नॉट ashamed टू स्पीक इन अ बार्डिक रजिस्टर। तो उनका जो लिखने का स्टाइल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। बार्डिक रजिस्टर होता है एक पोएटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो उनका लिखने का तरीका बिल्कुल ही अलग था, वो कुछ भी लिखने से हिचकिचाते नहीं थे। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड एवर कंसिडर पब्लिशिंग अ लाइन लाइक मैड हार्ट बी ब्रेव। तो उन्होंने बोला, जो ऑथर है वो कहते हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं देखा आज से पहले ऐसी चीज़ें लिखने के लिए, ऐसी लाइन्स पब्लिश करने के लिए जिसमें ऐसा लिखा हो कि मैड हार्ट बी ब्रेव, कि पागल दिल ब्रेव रहो, मतलब स्ट्रॉन्ग रहो, साहसी बनो। In 1998, I quoted a line from The Country Without a Post Office in an article that touched briefly on Kashmir. तो 1998 में ऑथर ने एक कोट करी थी लाइन द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस जो शाहिद ने लिखी थी,
एक आर्टिकल में लिखा था उन्होंने ये कि जो टॉपिक वो टच करता था थोड़ा सा ब्रीफली कश्मीर के बारे में, मतलब थोड़ा सा. At the time, all I knew about Shahid was that he was from Srinagar and had studied in Delhi. तो जिस वक्त उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था उस वक्त पे तो सिर्फ उन्हें शाहिद के बारे में इतना सा पता था कि वो श्रीनगर में रहते थे और उन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी थी, दिल्ली से. आई हैड बिन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ. तो ऑथर कहते कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद गया था. बट ऑल दो आर टाइम दैट वॉज ब्रीफली ओवरलैप्ड, तो उनका जो वक्त था वहाँ पे थोड़ा सा कम था. वी हैड नेवर मेट, तो वो वहाँ पे मिल नहीं पाए. वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन हाउएवर. तो शाहिद और जो ऑथर हैं उनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे को जानते थे सभी. एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद. तो उनके उन दोस्तों में से एक ने शाहिद से उन्हें मिलवाया. In 1998 and 1999, we had several conversations on the phone and even met a couple of times. तो 1998 और 1999 में उन्होंने काफ़ी बातें करी, काफ़ी कॉन्वर्सेशंस हुई, काफ़ी बातचीत हुई फ़ोन पर, और फिर वो कुछ बारी एक दूसरे से मिले भी थे. बट वी वर नो मोर दैन एक्वेंटेंसेज अंटिल ही मूव टू ब्रुकलिन. पर वो सिर्फ एक दूसरे को जानते थे जब तक वो ब्रुकलिन में मूव कर गए, मतलब शिफ्ट हो गए नेक्स्ट ईयर, अगले साल. तो एक्वेंटेंस थे, बस एक्वेंटेंस होते कि जो दोस्त ना हो बट एक दूसरे को सिर्फ जानते हो. वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड, वी बिगैन टू मीट फॉर ओकेजनल मील्स एंड क्विकली डिस्कवर्ड दैट वी हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन. तो उन्होंने एक बारी एक दूसरे को नेबरहुड में देख लिया था, मतलब अपने आस पड़ोस में देखा, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ ओकेजनल मील्स के लिए मिलते रहेंगे. ओकेजनल मील्स मतलब कभी कभी वो खाना खाएंगे एक साथ. और फिर उन्होंने जल्दी से डिस्कवर किया, ये बात जानी कि उन लोगों के बीच में बहुत चीज़ें हैं कॉमन, मतलब वो मिलती जुलती चीज़ें हैं, उन दोनों को सेम इंटरेस्ट्स होंगे, ऐसी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर करी. बाय दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद्स कंडीशन वॉज ऑलरेडी सीरियस. पर जब तक वो इतने अच्छे दोस्त बने तब तक शाहिद की जो हालत थी, उनकी जो मेडिकल कंडीशन थी वो बहुत सीरियस हो गई थी. येट हिज इलनेस डिड नॉट इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप. पर उनकी जो इलनेस थी उसने कहीं पे भी टोका नहीं उनकी फ्रेंडशिप के प्रोसेस को. वी फाउंड दैट ही हैड अ ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स इन इंडिया, अमेरिका एंड एल्सवेयर. तो उनको पता चला कि उनके बहुत सारे दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड्स, इंडिया में, अमेरिका में, एल्सवेयर, और मतलब हर जगह उनके काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो जो दोनों ही जानते हैं उन दोस्तों को. वी डिस्कवर्ड अ शेयर्ड लव फॉर रोगन जोश. तो उन्होंने खाने को देखा कि अच्छा ये कुछ खाने की डिशेज़ है जो उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, रोशाना बेगम एंड किशोर कुमार. और फिर कुछ एक्टर्स वगैरह वगैरह के बारे में भी उन्होंने सुना कि अच्छा ठीक है, वो दोनों के दोनों दे शेयर द लव ऑफ दीज थिंग्स, इंटरेस्ट उनके सिमिलर है. अ म्यूचुअल इंडिफरेंस टू क्रिकेट एंड एन इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स. तो उन दोनों को ही ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स बहुत पसंद थी और दोनों को क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं था. बिकॉज ऑफ शाहिद्स कंडीशन इवन द मोस्ट ट्रिवियल एक्सचेंजेस हैड अ स्पेशल चार्ज एंड अर्जेंसी. तो शाहिद की जो कंडीशन थी, मेडिकल कंडीशन थी, उसके वजह से जो बिल्कुल ट्रिवियल एक्सचेंजेस होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी जो बातें होती थी, छोटी छोटी एक्सचेंजेस होते थे उनके बीच में, कॉन्वर्सेशंस होते थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे और बहुत ही अर्जेंट होते थे एवरी टाइम. द inescapable poignance of talking about food and half-forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying was multiplied in this instance by the knowledge that this man was also a poet who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall ever know as a friend. तो एक ही बहुत ही इनएस्केपेबल सा, मतलब जिससे तुम एस्केप नहीं कर सकते, जिस चीज़ से तुम निकल नहीं सकते, उस तरह का एक पॉइगनेंस थी. पॉइगनेंस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फीलिंग आना जो बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ सैडनेस बेसिकली. तो ये जब बात करते थे वो टॉकिंग अबाउट फूड या फिर हाफ फॉरगॉटन फिगर्स फ्रॉम द पास्ट विद द मैन हु न्यू हिमसेल्फ, तो जब वो राइटर इन सब चीज़ों के बारे में, जो ऑथर हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते थे तो एक इनएस्केपेबल पॉइगनेंस होता था, एक बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता था उन्हें कि अब जो उनके दोस्त हैं वो मरने वाले हैं, और उनका जो दर्द था वो मल्टीप्लाई होता रहता था हर इंस्टेंस पे. कि जब वो जानते थे कि जो ये उनके पास एक नॉलेज थी, उन्हें पता था कि ये इंसान जो है, उनका जो फ्रेंड है, वो एक पोएट भी है जिसने बहुत सारी ग्रेटनेस अभी तक अचीव कर ली, मतलब उन्होंने अपने पोएटिक जर्नी में काफ़ी कुछ पा लिया, अभी तक काफ़ी कुछ हासिल कर लिया. और फिर उन्हें ये भी रियलाइज़ होता है कि वो शायद इकलौते ऐसे फ्रेंड हैं जो एक पोएट भी है, और उन्होंने एक पोएट के अंदर एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड को ढूंढ लिया. तो बाकी का चैप्टर हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग चैप्टर. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग.
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।